www.englishwale.com भारत के सबसे बड़े स्पोकन इंग्लिश पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेस के डिफरेंस के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस तो वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट किसी क्रिया को नहीं कर रहा होता और टेंस के सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट क्रिया को कर रहा होता है। कोई भी टेंस आप लें, देखिए टेंस भी मैंने आपको बताए थे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 कैटेगरीज के होते हैं। उनकी सब कैटेगरीज हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम प्रेजेंट की फर्स्ट सब कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सबसे पहला टेंस है तो इंपॉर्टेंट भी है। आप इसे समझ जाएंगे तो इसके बाद आने वाले सभी वीडियो लेक्चर्स में आपको टेंस को समझने में आसानी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें कि इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, किस तरह के वाक्य इस टेंस में आते हैं। पहचान देखिए, मुख्य क्रिया के साथ ता ते ती का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल है राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं। और इसी तरह से कोई भी सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट क्रिया को कर रहा हो और ताते ती का प्रयोग किया गया हो मुख्य क्रिया के साथ में, मेन वर्ब के साथ में। जैसे मैं कहूं राम जाता है, आता है, सोता है, उठता है, बैठता है, रोता है, हंसता है, जागता है, नाचता है, कुछ भी। मैं खेलता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं सोता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं। इस तरह के सभी सेंटेंस इस टेंस कैटेगरी में आते हैं। इनको बनाना कैसे, किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जाए, तो शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। सकारात्मक वाक्य। मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई प्रश्न होता है, बिल्कुल सकारात्मक। अब देखिए इसका रूल क्या है। सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको यह भी बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, क्रिया की 3 फॉर्म्स होती हैं। तो यहां पर आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो। यहां पर लिखा है केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब कई लोगों को यह नहीं पता होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर यहां पर आप इसे समझ पाए। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका होगा तो एस और ईएस का प्रयोग आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब शुरुआत करने से पहले, सेंटेंसेस को बनाने से पहले एक बात और जान लेते हैं कि किन मेन वर्ब्स के साथ एस का प्रयोग और किन मेन वर्ब्स के साथ ईएस का प्रयोग होगा। देखिए एस ईएस का प्रयोग केवल तब होगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, तो आप कभी भी एस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब एस का प्रयोग कहां पर करें और ईएस का प्रयोग किस मेन वर्ब के साथ करें, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि ईएस का प्रयोग किन मेन वर्ब्स के साथ किया जाएगा तो ये अंडरस्टूड है कि बाकी बचे हुए सभी मेन वर्ब्स के साथ आप एस का प्रयोग करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्हेन टू पुट ईएस विद मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के साथ ईएस कब लगाएं। रूल नंबर 1, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो, जैसे गो या डू, तो देखिए ईएस का प्रयोग आप करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आप कहेंगे गोज या डज। गो मतलब जाना, डू मतलब करना। रूल नंबर 2, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या एस एच हो। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं किस, मिस, पास, पुश, रश। रूल नंबर 3, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन,
व्यंजन का अक्षर है और उसके बाद वाई का प्रयोग है। ऐसी मेन वर्ब्स के अंत में आप ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिकी है। करते क्या है कि वाई को कन्वर्ट कर देते हैं, वाई को चेंज कर देते हैं आई में और उसके बाद ईएस। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, क्राई तो इससे बना क्राइज, मैरी तो इससे बना मैरीज, ट्राई तो इससे बना ट्राइज और फ्लाई तो इससे बना फ्लाइज। और एक स्पेशल केस, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, कभी आप कंफ्यूज ना हो कि मेन वर्ब्स जिनके एंड में वाई है तो आप सोचेंगे कि वाई को आई में कन्वर्ट कर देना है और ईएस लगा देना है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वोवल प्लस वाई हो, वोवल मतलब स्वर, जैसे यहां पर देखिए आप एग्जांपल्स हैं से और प्ले। से, ए वाई, ए क्या है, एक वोवल है, एक स्वर है और उसके बाद वाई है, तो ऐसी मेन वर्ब्स जो होंगी उनके बाद ईएस नहीं बल्कि एस लगता है, केवल एस, सेज या प्लेज। तो ये तो आपने जाना कि किन मेन वर्ब्स के साथ ईएस लगेगा और बाकी बची हुई सभी मेन वर्ब्स के साथ में एस का प्रयोग होगा। कब? जब आपका सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। राम स्कूल जाता है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, राम, क्रिया क्या है, जाना, जाने को क्या कहते हैं, गो। सब्जेक्ट है राम, कैसा सब्जेक्ट है, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये बात सेपरेट वीडियो लेक्चर में जैसा मैंने बताया बताई गई है, आप वो वीडियो लेक्चर पहले देखिए ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर मेन वर्ब के साथ में ईएस या एस का प्रयोग तो होगा ही होगा। अब देखिए सबसे पहले रूल कहता है पहले लिखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और उसके बाद ईएस का प्रयोग मैं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको रूल नंबर 1 में ये बताया था कि जिन मेन वर्ब्स के एंड में ओ होता है जैसे गो, तो आप ईएस का प्रयोग करते हैं। राम गोज कहां, स्कूल, टू स्कूल। अब आप सोचेंगे कि टू का प्रयोग क्यों किया, तो टू एक प्रेपोजिशन है जिसके बारे में सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। प्रेपोजिशंस चैप्टर में कई प्रेपोजिशंस के बारे में एक एक वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में समझाया गया है। अगर आपको प्रेपोजिशंस क्लियर ना हो तो इन वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखिए। मैं पार्क में खेलता हूं, कौन खेलता है, मैं खेलता हूं। सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, और क्रिया क्या है, खेलना, प्ले। अब यहां पर पॉइंट यह है कि आई कैसा सब्जेक्ट है, क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये बात सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताई है। आई प्ले कहां, पार्क में, इन द पार्क। बाकी का बचा हुआ पार्ट आपके ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आ जाता है। तो सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस ईएस का प्रयोग आप तब करते हैं जब सब्जेक्ट आपका होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहां पर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसलिए आपने एस या ईएस के प्रयोग करने के बारे में सोचा ही नहीं। अगला सेंटेंस है अमन घर आता है। सब्जेक्ट है अमन जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर मेन वर्ब के साथ में एस का प्रयोग किया गया। अमन कम्स होम। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, नकारात्मक वाक्य जिनमें नॉट का प्रयोग होता है। तो रूल क्या कहता है, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डज या डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब डज का प्रयोग आप कहां करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, राम स्कूल नहीं जाता है, राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप कहते हैं राम डज नॉट गो टू स्कूल। मैं पार्क में नहीं खेलता हूं, ये यहां पर सब्जेक्ट है आई, आई एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आप डू का प्रयोग करेंगे, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। अमन घर नहीं आता है, अमन डज नॉट कम होम, यहां पर डज का प्रयोग किया क्योंकि अमन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप यूज करेंगे WH फैमिली का।
WH फैमिली के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिटेल में आपको समझाया गया है कि WH फैमिली क्या होती है, कौन से वर्ड्स इसमें आते हैं। थोड़ा रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे क्यों, कब, कहां, कैसे, किसके साथ, किसके लिए, ये सब WH फैमिली में आते हैं। क्यों को आप वाई कहते हैं, कहां को आप वेयर कहते हैं, कैसे को आप हाउ कहते हैं, क्या को आप व्हाट कहते हैं। तो ये सब WH फैमिली के मेंबर्स हैं। WH फैमिली, उसके बाद डज या डू का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, अगर कोई और सब्जेक्ट है तो डू का। उसके बाद नॉट का प्रयोग आप तब करते हैं जब इन प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग हो। अगर नहीं का प्रयोग नहीं होगा तो नॉट आप नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर नॉट लगाने की जरूरत पड़ी तो हमेशा आप सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप खेलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या का प्रयोग है, क्या को व्हाट कहते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप दो सेंटेंस देखिए, क्या आप खेलते हो और दूसरा सेंटेंस है आप क्या खेलते हो। पहले सेंटेंस में आपने व्हाट का यूज नहीं किया, दूसरे में आपने WH फैमिली व्हाट का प्रयोग किया। ऐसा क्यों? तो देखिए होता यह है, आप इसे इस तरह से याद रखिए, जब भी किसी प्रश्न का उत्तर आप यस और नो में दे सकते हो तो वहां पर अगर क्या का प्रयोग हुआ तो आप व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। WH फैमिली वहां पर नहीं आएगी। देखिए पहले एग्जांपल में देखिए, क्या आप खेलते हो, आप आंसर दे सकते हो हां या ना, यानी आप कह सकते हो यस या कह सकते हो नो। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, आप क्या खेलते हो, यहां पर बोला क्या खेलते हो, तो आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या खेलते हो। आप क्रिकेट खेलते हो तो आप कहेंगे क्रिकेट, आप फुटबॉल खेलते हो तो आप कहेंगे फुटबॉल। तो जब भी किसी प्रश्न का उत्तर यस और नो में आप दे सकते हो तो समझ जाइए वहां पर WH फैमिली नहीं है। पहला सेंटेंस है क्या आप खेलते हो, तो यहां पर WH फैमिली नहीं है, तो आप डू या डस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट है मेरा यू, आप। कैसा सब्जेक्ट है? ये एक सेकंड पर्सन है, और ये बात आप जानते हैं, ये सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहां पर आप डू का प्रयोग करेंगे, डू यू, और उसके बाद आप लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और खेलना क्रिया है खेलना, तो उसको कहते हैं प्ले। आप कहेंगे डू यू प्ले, तो ये कहते हैं आप डू यू प्ले। आप क्या खेलते हो। अब यहां पर चूंकि आपने पूछा कि आप क्या खेलते हो, आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, आप WH फैमिली का यूज करेंगे। और WH फैमिली यहां पर क्या के लिए क्या यूज करते हैं, व्हाट। व्हाट डू यू प्ले। क्या राम स्कूल जाता है। अब यहां पर देखिए प्रश्नवाचक है, शुरुआत में क्या का प्रयोग किया गया। इस क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं, तो ये अंडरस्टूड है, यहां पर कोई WH फैमिली नहीं है। तो आप अब शुरुआत करते हैं डू या डज से। चूंकि यहां पर सब्जेक्ट है राम, जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आप डज का प्रयोग करेंगे। तो आप कहेंगे डज राम गो टू स्कूल। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, यहां पर नॉट का प्रयोग हुआ, नहीं का प्रयोग हुआ, और मैंने आपको बताया नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करना है, तुरंत बाद। डज राम नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। क्या अमन घर नहीं आता है, डज अमन नॉट कम होम। राम स्कूल कब जाता है। देखिए अब बोला कब, कब एक WH फैमिली है, कब को कहते हैं व्हेन, तो आप सबसे पहले WH फैमिली व्हेन, उसके बाद आप लगाएंगे डज या डू। यहां पर आपको लगाना होगा डज, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, आप लगाएंगे डज। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है राम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और उसके बाद आपका पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट। व्हेन डज राम गो टू स्कूल। मैं पार्क में क्यों खेलता हूं, यहां पर WH फैमिली है व्हाई, व्हाई डू आई प्ले इन द पार्क। अमन घर कैसे आता है, हाउ डज अमन कम होम। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, कई बार आप इस वीडियो लेक्चर को आपको 2 3 4 बार सुनना होगा, समझना होगा, हो सकता है थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी होगी, तब ये कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से क्लियर होगा। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस आप करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर
हो ही जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, आप इसे मिस मत करिए। englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक में प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, खूब प्रैक्टिस करिए। फिर भी कोई डाउट हो, बेझिझक हमें ईमेल के माध्यम से अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए विदा लेंगे। यहीं तक, धन्यवाद।